सुप्रभात। मैं रामकन्या सारण कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। सबसे पहले मैं आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। इसी के साथ भारत में महिलाओं के प्रति हाल की स्थिति देखते हुए मैं आज आपको स्त्री सुरक्षा के बारे में बताना चाहूंगी। भारत में महिलाओं की सुरक्षा की स्थिति अब एक बड़ा मुद्दा बन गई है। इसी के साथ देश में महिलाओं के खिलाफ अपराध दर में बहुत वृद्धि हुई है। महिलाएं घर से बाहर निकलने से पहले 2 बार सोचती है, खासकर रात के समय। दुर्भाग्य से यह हमारे देश की दुखद सच्चाई है जो लगातार डर में जी रहा है। भारत में महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार दिए गए हैं, किंतु लोग इस नियम का पालन नहीं करते हैं। वे हमारे देश में विकास में योगदान दे रही है, किंतु फिर भी डर के साए में जी रही है। महिलाएं अब सम्मानित पदों पर भी है, किंतु अगर हम पर्दे के पीछे देखें तो हम यह पाते हैं कि आज भी उनका शोषण किया जा रहा है। हम हर दिन भारत में होने वाले अनेक अपराधों की खबर सुनते हैं, जैसे कि यह आम बात हो। ऐसा कोई दिन नहीं जब आप भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराध की खबर न सुनते हो। वास्तव में कम से कम 5 ऐसे समाचार लेख हैं जो हमें विभिन्न अपराधों के भयानक विवरण के बारे में बताते हैं। भारत में महिलाओं की सुरक्षा की स्थिति को देखना बेहद दर्दनाक है, खासकर ऐसे देश में जहां महिलाओं को देवी का दर्जा दिया जाता हो। वैसे तो महिलाओं के खिलाफ अपराध की सूची काफी लंबी है। इसी के साथ देश के कई हिस्सों में एसिड अटैक बहुत आम अपराध हो चुका है। अपराधी पीड़ित के चेहरे पर एसिड फेंककर उसकी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद कर देता है। लेकिन भारत में ऐसी अनेक एसिड पीड़ित महिलाएं हैं, एसिड अटैक से पीड़ित महिलाएं हैं जो अपनी जिंदगी के लिए संघर्ष कर रही है और स्वतंत्र रूप से जीवन जीने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा घरेलू हिंसा और ऑनर किलिंग भी बहुत आम है। समाज के डर से पत्नी अपमानजनक रिश्ते में रहती है। परिवार अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए सम्मान के नाम पर बेटियों को मार देता है। इसी के साथ कन्या भ्रूण हत्या भी बहुत आम अपराध होता जा रहा है। प्रतिगामी सोच के कारण लोग अपनी बेटियों को जन्म से पहले ही मार देते हैं। अन्य अपराधों में बाल विवाह, बाल शोषण, तस्करी, दहेज हत्या आदि शामिल हैं। वैसे तो अपराध की सूची काफी लंबी है, लेकिन हम अपने देश में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कुछ कदम तो उठा ही सकते हैं, जैसे कि सरकार सख्त नियम बनाए जिससे अपराधियों को तुरंत सजा मिले और फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जिससे पीड़ित को तुरंत न्याय मिले। यह दूसरे पुरुषों के लिए एक बेहतरीन उदाहरण होगा कि वह महिलाओं के खिलाफ अपराध न करें। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह होगी कि पुरुषों को बचपन से ही महिलाओं का सम्मान करना सिखाना चाहिए, उनको खुद के बराबर समझना चाहिए, ताकि वे उनका नुकसान करने के बारे में सोच भी न सकें। जब आप किसी को कमतर समझने लगते हैं तो उस पर अत्याचार करने लगते हैं, लेकिन अगर यह सोच ही खत्म हो जाएगी तो देश के आधे अपराध तो अपने आप खत्म हो जाएंगे। धन्यवाद। हाथ में ले लो। शुभ प्रभात। मेरा नाम मनीषा स्वामी है। मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के सामने एक भाषण प्रस्तुत करना चाहती हूँ जिसका शीर्षक है कन्या भ्रूण हत्या एक महापाप। हत्या नहीं महापाप है, कन्या भ्रूण हत्या जघन्य अपराध है। हमारे देश भारत के लिए यह एक बहुत शर्मनाक व बहुत बड़ी समस्या है। यह हमारे समाज के लिए एक अभिशाप है। कन्या भ्रूण हत्या एक पाप ही नहीं, यह एक महापाप है। हमारे शास्त्रों में भी लिखा गया है कि ब्रह्म हत्या करने से इतना पाप नहीं लगता जितना कन्या भ्रूण हत्या से लगता है। आखिर होती क्या है ये कन्या भ्रूण हत्या? भ्रूण को उसके पूर्ण विकास से पहले ही गर्भ में समाप्त कर देना कहलाता है भ्रूण हत्या। आखिर क्या कारण है इस भ्रूण हत्या के? हमारे देश में भ्रूण हत्या के मामले निरंतर देखने को मिलते हैं। कन्या भ्रूण हत्या के मुख्य कारण
पुत्र संतान को प्राथमिकता देना हो सकता है। आज भी कई क्षेत्रों में लड़कियों को बोझ समझा जाता है व लड़कों को बुढ़ापे का सहारा माना जाता है। यह गलत है। लड़कियों को भी उतना ही महत्व मिलना चाहिए जितना लड़कों को मिलता है। इसका दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि हमारे समाज में महिलाओं की स्थिति बहुत खराब है, जिसके कारण लोग कन्या के जन्म से डरते हैं व कन्या भ्रूण का पता चलते ही उसे गर्भ में ही समाप्त करवा देते हैं। यह बहुत गलत है। क्या हमारी सरकार ने इसके लिए कोई नियम नहीं बनाए? जी हाँ, हमारी सरकार ने इसके लिए बहुत से नियम बनाए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कन्या भ्रूण हत्या कई हद तक कम भी हो गई है, लेकिन यह अभी भी पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुई है। बहुत से चिकित्सक अभी भी पैसों के लालच में कन्या भ्रूण हत्या जैसा महापाप करवाते हैं। जब तक हर एक व्यक्ति और हर एक चिकित्सक यह प्रण नहीं ले लेता कि हम भ्रूण हत्या नहीं करवाएंगे, तब तक यह समस्या हमारे समाज से खत्म नहीं होगी। धन्यवाद। की भाषा है हिंदी, देश की आशा है हिंदी। नमस्कार, मेरा नाम मुस्कान बारिक है। मैं कक्षा 10वीं की छात्र हूँ। मैं आज आपके सामने हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूँगी। आज का दिन प्रत्येक भारतीय के लिए बेहद ही गर्व का दिन है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला था। देश की विभिन्न भाषाओं में से हिंदी एकमात्र ऐसी भाषा है जिसे सबसे अधिक उपयोग में लिया जाता है और बोली जाती है। ये हम भारतीयों को एकता के सूत्र में पिरोती है। हिंदी बेहद ही सरल भाषा है। इसमें गंगा के समान पावनता है। इस हिंदी ही एकमात्र भाषा है जिसे हम जैसा बोलते हैं हम वैसा ही लिखते हैं। आजकल हिंदी हर क्षेत्र में कामयाबी की ओर कदम बढ़ा रही है। हिंदी भारत की ही नहीं बल्कि पूरे संसार की दूसरी सबसे बड़ी भाषा है। हिंदी देश विदेश में भी अपना कदम बढ़ा के अपनी ऊंचाइयां प्राप्त कर रही है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। शुभ प्रभात। मेरा नाम आयुषी सिहाग है। मैं कक्षा 4वीं की छात्रा हूँ। आज हिंदी दिवस के इस अवसर पर मैं आपके सामने एक भाषण प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरे भाषण का शीर्षक है पर्यावरण का महत्व। पर्यावरण दो शब्द के मिलान से बना है। पहले का नाम है परि, दूसरे का नाम है आवरण। परि प्लस आवरण। परि का मतलब है चारों ओर से और आवरण का मतलब है ढकने वाला, अर्थात चारों ओर से ढकने वाला। हमारे आसपास की सभी चीजों एवं जीव जंतु को पर्यावरण कहते हैं। हम इंसान लालच में आकर बहुत सारे दुष्कर्म कर रहा है और इतना लोभी हो गया है कि वो बड़े बड़े कारखाने खोलने लगा है और जंगलों के पेड़ को सारे को काटने लगा है और नए पेड़ भी नहीं लगा रहा है। इसका दुष्प्रभाव ओजोन लेयर पर पड़ रहा है और अब ओजोन लेयर में छेद भी हो गया है, जिससे अल्ट्रावायलेट लाइट्स नीचे धरती पर गिर रही है। पर्यावरण को कैसे रोकें? हमें गाड़ियों की जगह साइकिल का इस्तेमाल करना चाहिए। हमें यहाँ वहाँ कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए। कूड़े को कूड़ेदान में डालना चाहिए एवं हमें एसी और फ्रिज का बहुत कम इस्तेमाल करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए और जो पेड़ को काटे उसे रोकना चाहिए। धन्यवाद। हत्या नहीं महापाप है, हत्या नहीं महापाप है, कन्या भ्रूण हत्या जघन्य अपराध है। नमस्कार, मेरा नाम सुभद्रा जाखड़ है और मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। आज मैं आपको कन्या भ्रूण हत्या के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि कन्या भ्रूण हत्या का मतलब क्या है। तो अल्ट्रासाउंड स्कैन जैसी प्रशिक्षण जांच के द्वारा जन्म से पहले ही मां के गर्भ से लड़की के भ्रूण को समाप्त करने के लिए गर्भपात की प्रक्रिया कन्या भ्रूण हत्या कहलाती है। हमारी भारतीय संस्कृति में कन्या को देवी का स्वरूप माना जाता है और नवरात्रि और देवी जागरण के समय कन्या पूजन की परंपरा से सभी परिचित है। फिर भी भारत में कन्याओं को
माँ के पेट में ही मार दिया जाता है। भारत में कोई भी लिंग प्रशिक्षण करना गैरकानूनी है, फिर भी कन्या भ्रूण हत्या भारत का एक शर्मनाक और चौंका देने वाला सच है। मैं कुछ पंक्तियों के माध्यम से बताना चाहूंगी कि एक बेटी गर्भ में क्या कहना चाहती है। गर्भ में पल रही बेटी कहना चाहती है, गर्भ में पल रही बेटी कहना चाहती है, मुझे स्वीकार करो, माँ की कोख में ना मुझ पे कोई वार करो। वह कहना चाहती है, मैं बोझ नहीं हूँ माँ, मैं बोझ नहीं हूँ माँ, मुझ पे यूं ना वार करो, मैं तुम ही मेरी ताकत हो, यूं हिम्मत ना हारो। आने दो मुझे इस दुनिया में, आने दो मुझे इस दुनिया में, नाम तुम्हारा मैं रोशन करूंगी, तेरी हर तकलीफ को दूर कर मैं इस घर को खुशियों से भर दूंगी, तेरी हर तकलीफ को दूर कर मैं इस घर को खुशियों से भर दूंगी। मैं भी तो तेरा खून ही हूँ, मैं भी तो तेरा खून ही हूँ, इस बात को विचारो तुम, मैं बोझ नहीं हूँ माँ, मुझे कोख में ना मारो तुम। मुझ पे विश्वास भले ना हो तुम खुद पे तो विश्वास करो, मुझ पे विश्वास भले ना हो तुम खुद पे तो विश्वास करो, मुझे बचाने के खातिर तुम थोड़ा तो प्रयास करो, मुझे बचाने के खातिर तुम थोड़ा तो प्रयास करो। इन लोगों के स्वार्थ के खातिर, इन लोगों के स्वार्थ के खातिर मेरी दुनिया ना उजाड़ो तुम, मैं बोझ नहीं हूँ माँ, मुझको कोख में ना मारो तुम। धन्यवाद। शुभ प्रभात, मेरा नाम भावना बाबू है। मैं कक्षा 6ठी की छात्रा हूँ। आज मैं आपके सामने एक भाषण प्रस्तुत करना चाहती हूँ। हिंदी के उद्देश्य पर एक भाषण प्रस्तुत करना चाहती हूँ। हिंदी भारत की राजभाषा है एवं हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 को मिला था। यह दिवस हिंदी भाषा के प्रति लोगों को जागरूक करने तथा हिंदी भाषा के विकास के लिए मनाया जाता है। भारत की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। हिंदी हमें एकता के सूत्र में बांधती है। यह हमारे देश के संस्कारों तथा संस्कृति का प्रतिबिंब है। हमें हिंदी भाषा का आदर तथा सम्मान करना चाहिए। धन्यवाद। सुप्रभात, मेरा नाम लीलावती सारण और मैं कक्षा 7वीं की छात्रा हूँ। आज मैं आपके सामने हिंदी दिवस के उद्देश्य पर भाषण प्रस्तुत करूंगी। भारत की शान है हिंदी, हम सबका अभिमान है हिंदी, जन जन की भाषा है हिंदी, भारत माँ की आशा है हिंदी। हिंदी प्रत्येक भारतीय के लिए बेहद गर्व का दिन है। 14 सितंबर को हम सब हिंदी दिवस के अवसर पर यहाँ उपस्थित हुए हैं। हिंदी दिवस की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। आज 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला। भारत में बोली जाने वाली विभिन्न भाषाओं में हिंदी सबसे अधिक उपयोग की जाने और बोली जाने वाली भाषा है। यह भाषा हम सब भारतीयों को एकता के सूत्र में पिरोती है। हिंदी एकमात्र ऐसी भाषा है जिसे हम जैसा बोलते हैं ठीक वैसा ही लिखते हैं। धन्यवाद। बनाओगे भारत को विश्व शक्ति। कैसे बनाओगे भारत को विश्व शक्ति जब सुरक्षित ही नहीं देश में नारी शक्ति। शुभ प्रभात, मेरा नाम दिव्या पारिक है। मैं कक्षा 7वीं की छात्रा हूँ। आज मैं आपके सामने स्त्री सुरक्षा एक चुनौती पर भाषण प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कुछ घरों में लड़कियों के जन्म को देवी लक्ष्मी का रूप समझकर शुभ मानते हैं और महिलाएं घरों से बाहर निकलने से पहले 100 बार सोचती है, खासकर रात के समय। दुर्भाग्य से यह हमारे देश की दुखद सच्चाई है जो लगातार डर में जी रही है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोलकाता में डॉक्टर मोमिता के साथ जो हादसा हुआ वो किसी और के साथ ना हो, इसलिए मैं आपको एक चुनौती देना चाहती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होते हैं। जब डॉक्टर ही सुरक्षित नहीं तो भारत में बेटियां कैसे सुरक्षित होंगी। माता पिता लड़कियों को कहते हैं कि किसी की घर की इज्जत खराब मत करना, तो लड़कों को क्यों नहीं कहते किसी की इज्जत बर्बाद मत करना।
भारत तो आजाद हो चुका है, लेकिन भारत की बेटियां कब आजाद होंगी। माता पिता लड़कियों को सिखाते हैं कि खुद की सुरक्षा कैसे करते हैं, परंतु लड़कों को क्यों नहीं सिखाते कि एक अच्छा इंसान कैसे बनते हैं। धन्यवाद। शुभ प्रभात, मेरा नाम ज्योति उदय है, मैं कक्षा 7वीं की छात्रा हूँ। आज मैं आपके सामने दैनिक जीवन में अखबार के महत्व पर एक भाषण प्रस्तुत करना चाहती हूँ। अखबार हम सभी के लिए ज्ञान का एक स्रोत है, लेकिन दुख की बात यह है कि बहुत से छात्र और छात्राएं अखबार नहीं पढ़ते हैं। यह केवल एक कागज की किताब ही नहीं है जो हर रोज हमारे घर आती है। ब्रिटिश राज के समय से लेकर आज तक अखबारों को जागरूकता फैलाने और दिन रात की खबरों के बारे में समाचार बताने का बड़ा माध्यम माना जाता है। धन्यवाद। मेरा नाम अनीशा सुथार है, मैं कक्षा 7वीं की छात्रा हूँ। आज मैं आपको मोबाइल फ़ोन के दुष्प्रभाव के बारे में बताना चाहती हूँ। मोबाइल फ़ोन हमारे दिमाग को कमज़ोर बनाता है। मोबाइल फ़ोन के कारण लोगों की आपस की प्रक्रिया कम होती जा रही है। मोबाइल फ़ोन से जो रेडिएशन निकलता है वह मानव शरीर को नुकसान पहुँचाता है। मोबाइल फ़ोन की लत लगने पर नामोफोबिया नाम की बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। मोबाइल के कारण लोगों का मानसिक व्यवहार बिगड़ रहा है, जैसे ज़्यादा गुस्सा करना और चिंता करना। मोबाइल फ़ोन से आपकी महत्वपूर्ण जानकारी को चुराया जा सकता है और मोबाइल फ़ोन को हैंग करके आपके बैंक अकाउंट से पैसे भी निकाले जा सकते हैं। मोबाइल फ़ोन के माध्यम से बच्चों को गलत जानकारी भी दी जा सकती है। रात को ज़्यादा देर तक फ़ोन देखने से नींद न आने की समस्या बढ़ जाती है और ज़्यादा फ़ोन देखने से आँखों की रोशनी कम होती है। धन्यवाद। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी। एक की जान है हिंदी, भारत की शान है हिंदी। सुप्रभात, मेरा नाम सरिता सारण है, मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में मैं आप सभी के सामने हमारे दैनिक जीवन में अखबार के महत्व को प्रस्तुत करने जा रही हूँ। अखबार का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। यह हमें देश में हो रही हर घटना से परिचित करवाता है। अखबार में हम हर कोनों से देश की जानकारियां ले लेते हैं। अखबार में हमें चलचित्र, दूरदर्शन, भविष्य कथन और मौसम आदि की जानकारी भी मिलती है। इसमें अनेक परीक्षाओं के प्रमाण भी प्रकाशित होते हैं। भारत का सबसे पहले अखबार कोलकाता में प्रकाशित हुआ था, जिसका नाम था द बंगाल गैजेट और इसके प्रकाशक थे जेम्स हिकी। उस समय के बाद भारत में अंग्रेजों से पूर्व अखबार का प्रकाशन इतना नहीं था। अंग्रेजों के बाद ही भारत में अखबार का विकास हुआ। अखबार बहुत बड़ी शक्ति है, इससे बड़े बड़े नेता भी घबराते हैं। यह एक बड़ी सरकार को हटा भी सकती है और एक अच्छी सरकार की स्थापना के लिए मदद भी करती है। अखबार कई प्रकार के होते हैं, जैसे दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, पर सबसे ज्यादा प्रचलन है दैनिक अखबार का, क्योंकि दैनिक अखबार में हर दिन की घटनाओं का प्रकाशन होता है। अखबार का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। धन्यवाद। शुभ प्रभात, मेरा नाम पूजा सारण है, मैं कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। सबसे पहले आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि आप सब जानते हैं, आज हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, क्योंकि इसी दिन 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में दर्जा दिया था। तो आज इसी हिंदी दिवस के अवसर पर मैं आपको हमारे दैनिक जीवन में अखबार के महत्व के बारे में बताऊंगी। अखबार क्या समाचार पत्र? अखबार एक समाचारों से बना हुआ एक प्रकाशन होता है। अगर मुख्यतः कहें तो अखबार एक
संभावित घटनाएं व्यक्ति को और राजनीति खेलकूद आदि के बारे में घटनाएं, देश के करंट अफेयर्स, इनके बारे में एक छपा हुआ कागज होता है। समाचार पत्र और अखबार पढ़ने के कई फायदे होते हैं। समाचार पत्र तथा समस्त मीडिया को भारत का चौथा थिएटर भी कहा गया है। समाचार पत्र हमें जागरूक करता है और हमें को भेजते हैं, सर उनका काम कर जाए, वैसे भी वो कुछ सुनते तो नहीं है ना, अभी ऐसे भी डिस्टर्ब होता है। बच्चे भी बहुत सारे पढ़े हैं। समाचार पत्र जनता को हमारे देश में चल रही घटनाओं के बारे में जागरूक करता है। अगर जनता सवाल करेगी तो इसका मतलब यह है कि वह जागरूक है और यही काम अखबार करता है। अखबार बच्चों को भी अखबार पढ़ना चाहिए, जिससे वह देश में चल रहे करंट अफेयर्स के बारे में, इन सब के बारे में जानकारी कर सकते हैं। इसीलिए अखबार का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। ये पुराने समय से चलता आ रहा है और हमें इसे छोड़ना नहीं चाहिए। आजकल डिजिटल का जमाना है, इसलिए लोग अधिकतर न्यूज़ और में देते हैं, लेकिन अखबार भी पढ़ना जरूरी होता है और इसमें हमारे दिमाग को तेज करने के लिए कुछ पहेलियां, हमारे मनोरंजन के लिए कुछ चुटकुले और हमारे दिमाग के व्यायाम के लिए कुछ खेल कूद होते हैं। धन्यवाद। सुप्रभात, मेरा नाम नरेंद्र बुकालिया है। मैं कक्षा 9वीं का छात्र हूँ। आज मैं इस हिंदी दिवस के अवसर पर आपके सभी के सामने मेरे विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। क्या विडंबना है भारत की, जरा पंक्तियों से समझिए क्या है हिंदी। परिधान चढ़ा था विश्व गुरु का, कि परिधान चढ़ा था विश्व गुरु का, वो परिधान बचाने में उमड़ी की ज्वाला, शौर्य क्रांति की माँ की शान बचाने में। पर क्या अर्थ हुआ, क्या अर्थ हुआ अभियानों का, संघर्षों का, बलिदानों का, उस दुर्तों जैसी छाया का, रण के खून से लथपथ काया का। था सभ्यता प्रेम जो पुरखों का, सन 47 को लाग गया, मुगलों को औरों से जीता था पर काले अंग्रेजों से हार गया। अंग्रेजी के टूटे फूटे शब्द मधुराब लगते हैं, साहित्य शब्द की भाषा को अब तीर चुभन के लगते हैं। वेदों में तो किस्से हैं, आज के युवाओं की विचारधारा क्या है। वेदों में तो किस्से हैं, इतिहास इन्हें बस रहने दो, तुलसी काली के मुंह है को पुस्तकों में सिमटे रहने दो। अरे भारत माँ का मस्तक भी पीड़ा से तब झुक जाता है जब भारत माँ का बच्चा हिंदी कहने से कतराता है। माथे का चंदन हिंदी है, भारत का बंधन हिंदी है, गोरों का मर्दन हिंदी है, लौटा अभिनंदन हिंदी है। हिंदी राग नहीं, अनुराग नहीं, सद्भाव नहीं, दुर्भाव नहीं, बंदूक नहीं, संदूक नहीं, अलगाव नहीं, टकराव नहीं, लोगों के दुष्ट भाव नहीं, ना ही हिंदी अभिलाषा है। अरे जोड़े जो उन 36 बेटों को, हिंदी तो भारत माँ की आशा है। पर तिरस्कार उस आशा का गरम लहू बल खाता है जब हिंदी माँ की भाषा को कोई प्रश्न चिन्ह दिखलाता है। मुझे घृणा नहीं अंग्रेजी से, ना हिंदी का अभिमान है। भारत माँ की भाषा है हिंदी और मुझे इसका सम्मान है। धन्यवाद। शुभ प्रभात, मेरा नाम कुमकुम स्वामी है, मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। आज मैं आपके सामने एक भाषण प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है मोबाइल के दुष्प्रभाव। समय के साथ साथ विज्ञान ने बहुत तरक्की की है, बहुत से उपकरण बनाए हैं जिससे मनुष्य का जीवन सरल बन सके। उन्हीं उपकरणों में से एक है मोबाइल फोन आज प्रत्येक व्यक्ति की जरूरत बन गया है। सुबह अलार्म से लेकर चिट्ठी, पत्र आदि, और मोबाइल ज्ञान और मनोरंजन का साधन भी है। इतना उपयोगी होने के बावजूद इसके कुछ दुष्प्रभाव भी हैं, जैसे इसको ज्यादा उपयोग में लेने से हमारी आंखें खराब हो सकती है और आजकल के बच्चे सारा दिन फोन से चिपके रहते हैं। पहले के बच्चे अपने मित्रों के साथ गलियों में खेलते थे, पर आजकल के बच्चे फोन में ही गेम
जाते थे, अपनों के साथ समय बिताते थे, पर अब फोन पर मैसेज भेज देते हैं और फोन से आजकल बहुत से स्कैम भी होने लगे हैं। आपके मोबाइल से आपके बैंक के सारे पैसे लूट सकते हैं, तो इसलिए हमें फोन का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। धन्यवाद। हाय अबला नारी, तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। नमस्कार, परिचय ख्यातिका राजपुरोहित, कक्षा 7वीं से। आज मैं आपको उस महापाप के बारे में बताने जा रही हूँ जो जन्म से पहले ही घटित किया जाता है। जी हाँ, कन्या भ्रूण एक महापाप। भारत दुनिया में पहले नंबर पर आता है जिसमें महिलाएं खुद को सुरक्षित नहीं मानती। 1970 से 2020 तक 14.26 करोड़ बच्चियों को जन्म से पहले ही मार दिया गया। भारत में 4.6 करोड़ बच्चियों को और चीन में 7.2 करोड़ बच्चियों को गर्भ में ही मार दिया गया। 2013 से 2017 तक 4,60,000 बच्चियों को हर साल मारा जाता। 12,060 बेटियों को हर दिन व 52 बेटियों को हर घंटे मार दिया जाता। इतना ही नहीं, जन्म के बाद भी बचना कठिन था। जन्म के बाद 5 साल की उम्र तक 9 में से 1 बेटी को बेटे की चाह में ही मार दिया जाता। भ्रूण का मतलब ही माता के गर्भ में लिंग परीक्षण करवाकर हत्या कर देना होता है। आज देश न जाने कौन कौन से दिवस मनाता है, महिला दिवस, बेटी दिवस, पर जब इस दुनिया में कोई बेटी ही नहीं रहेगी तो क्या महिला दिवस का महत्व व क्या बेटी दिवस का महत्व। धन्यवाद। मेरा नाम निशा सुथार है, मैं कक्षा 5 की छात्रा हूँ। आज मैं आपके सामने योग का महत्व बताने जा रही हूँ। हमें योग करना बहुत महत्वपूर्ण है। यह हमारे शरीर, मन और आत्मा को एक साथ जोड़े रखता है। योग करने से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है। यह हमें तनाव में राहत देता है। योग हमें भूख और पाचन बढ़ाता है। यह हमारा शारीरिक और मानसिक जीवन स्वस्थ रहता है। योग करने से शरीर लचीला रहता है। प्रतिवर्ष 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। हमें योग हमेशा करना चाहिए। योग एक प्राचीन अभ्यास है। धन्यवाद। सुप्रभात, मेरा नाम जितेंद्र शर्मा है और मैं कक्षा 7वीं का छात्र हूँ। आज मैं आपके सामने एक भाषण प्रस्तुत करना चाहता हूँ। इसका शीर्षक है मोबाइल के दुष्प्रभाव। मोबाइल लोगों के अलगाव का कारण बनते हैं। मोबाइल के अत्यधिक उपयोग से बहुमूल्य समय का बर्बाद होता है। मोबाइल से बहुत अधिक धन की बर्बादी होती है। इसमें कई सुरक्षा मध्य है जो फोन पर निजी जानकारी या तस्वीर या वीडियो लिंक कर सकते हैं। मोबाइल कई स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनते हैं, जैसे ज्यादा फोन देखने से रात को नींद नहीं आती। फोन से दुर्घटनाओं मुख्य कारणों में से एक है। थैंक यू। सुप्रभात, मेरा नाम निशा कंवर है, मैं कक्षा 5वीं की छात्रा हूँ। आज मैं आपके सामने एक भाषण प्रस्तुत करना चाहती हूँ। भारत में हर साल विभिन्न धर्मों से सैकड़ों त्योहार मनाए जाते हैं। हमारे जीवन में त्योहार का बहुत महत्व होता है। त्योहार हमारे मन को खुशियों से भर देते हैं। दीपावली, ईद, होली, दशहरा, क्रिसमस आदि कुछ ऐसे प्रमुख त्योहार हैं जो प्रतिवर्ष हमारे लिए खुशियाँ लेकर आते हैं। हर त्योहार अपने एक अलग अंदाज के साथ आता है और ढेरों खुशियाँ छोड़ जाता है। त्योहार हम एक दूसरे को समीप लाते हैं। त्योहार में हम
दिल खोल के एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद। सुप्रभात, मेरा नाम हिमांशी है। मैं कक्षा चौथी की छात्रा हूँ। आज मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। हिंदी का करो मान और सम्मान, हिंदी है हमारी राष्ट्रभाषा। हिंदी का करो मान और सम्मान, हिंदी है हमारी राष्ट्रभाषा। हम सब के मन में बस जाए हिंदी भाषा। यह मिट्टी यह भाषा हम सबको सुप्रभात, मेरा नाम प्रियंका है और मैं कक्षा 2 की क्लास टीचर हूँ। अच्छा, कक्षा अध्यापिका हूँ, क्योंकि आज हिंदी दिवस है इसलिए हिंदी में बोलना पड़ेगा। और बच्चे काफ़ी आलसी लग रहे हैं, तो एक बात बोलना